गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, जय श्री राम, जय महाकाल, भारत माता की जय। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई 2026 के करेंट अफेयर, उसमें भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक कवर हम करते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में भी किया हूँ। वो सेम सीरीज है, जो भी है आप पिछली क्लास भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम आपको नए क्वेश्चन से वाकिफ कराएंगे कि हमारा देश दुनिया में क्या चल रहा है। अभी जैसे कि ना आपने देख रहा होगा कि हमारे देश दुनिया में, हमारे देश में राजनीतिक उथल पुथल है, एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, मतलब खड़ा हो चुका है। अभी जैसे कि जंतर मंतर से आज मैं बहुत टूट गया। आज ये सब देख के लग रहा है कि लोकतंत्र का हत्या हो चुका है। ये बंदा जो 60 साल के हैं, सोनम वांगचुक सर, 20 दिन से हैंगर स्ट्राइक पे थे। वो हम लोगों का हक की बात कर रहे थे, एक छात्र के लिए लड़ रहे थे। उनका पूरा करियर, अपना पूरा करियर हम लोगों के लिए लगा कर रखे थे। आज देखो दिल्ली पुलिस, ये सरकार, निकम्मे सरकार की पुलिस क्या कर रही है, एक पर्दा लगा के उठा रही है। ये क्या है, मेरे देश में मजाक हो रही है, देश को मजाक बनाया जा रहा है। एक 20 दिन से भूखे आदमी को एक कुत्ते की तरह खींच के लेकर जा रहा है। एक सामान, एक जैसे एक बोरा होता है ना, बोरा उठा के फेंक दो ऐसे। भाई शर्म करो, शर्म करो यार, कब तक ऐसे करोगे हैं। खून क्या पानी हो, केवल अपोजिशन वाले लीडर को सीबीआई रेड मारने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। या देश में अगर फंडिंग आ रही है तो तुम्हारा काम है बताना, तुम बताया उसका साक्ष्य दोगे ना, कि बस माहौल खराब करके भाग जाओगे। एक बाइट दे देना है मीडिया में, किसी तरह से वायरल हो जाना है, बस बात खत्म। बाकी जो मरना है, जो करना है करो, मुद्दे को भटकाना है, लोगों को भटकाना है। भाई आज मैं बोलता हूँ, जो ये सरकार है, मैं पहली बार इतना खुलकर बोल रहा हूँ, ये सरकार किसी का होने वाला नहीं है। अगर जो भी प्रशासन में भी जॉब कर रहे हैं, भाई आप सब देख लो, आपके आने वाले बच्चे का जो फ्यूचर है ना, गड्ढा में ढकेल रहे हो। आप कब तक जॉब करोगे, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी कर मतलब कि कमा कर पैसा रख दोगे जो कि आपके बच्चे पूरे अच्छे से खा लेंगे हैं। ठीक है, अगर रख भी दिए तो कब तक चलोगे। ये सरकारें हैं, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है, लेकिन भारत कभी नहीं जो बन गया है आज भी है, 100 साल तक रहेगी, 100 साल के बाद भी रहेगी, आप रहो या ना रहो। और दूसरी बात, अभी तो सरकार है, 5 साल की सरकार है। ऐसी बात नहीं है कि अभी सारे सिस्टम को हैक कर लिए तो हर टाइम वो सिस्टम हैक ही रहेगा। जनता जागरूक हो रही है, जनता बदलेगी, सरकार बदलेगा, फिर आप बदलोगे। आपका तो जॉब है, आप कहाँ जाओगे। तो क्यों क्यों देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, किस मकसद से इतना झगड़ा करवा रहे हो। सो ज़्यादा कुछ नहीं भाई, मैं इसलिए आज बोला इतना क्योंकि मैं अब थक चुका यार, देख के हर दिन देख के, किसी को गालियाँ दो, किसी को मार दो, किसी को पीट दो। अगर अपने हक की बात करें, उसको देशद्रोही कह दो, उसको पर 4 NIS का केस लगवा दो, NI के पीछे लगवा दो, केस लगवा दो, उसको जेल में डलवा दो, पुलिस से मारपीट करवाओ, उसके फैमिली को टॉर्चर करवाओ, ताकि वो हर चीज़ खत्म कर दे। कब तक ऐसा चलेगा भाई, कब तक। नहीं चल सकता ऐसा। ये देश हम लोग का है, ये देश किसी एक आदमी का नहीं है, देश हम लोग से बना हुआ है। अगर हम लोग नहीं है तो देश है ही नहीं है। और तुम सब लोग को एक ही नारा दे दो, देशद्रोही, देशद्रोही, मतलब तुम्हारे पक्ष में जो ना बोले वो देशद्रोही हो गया। ठीक है। सो ज़्यादा सामान ना लेते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमारा है 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक हमारा रहता है, वो हमेशा आने वाले एग्ज़ाम में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जिसे कि मैंने कवर करता है, लास्ट क्लास में भी कवर किया था मैंने। इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये सभी हार्ड टॉपिक होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप बस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा के रखोगे तो हमारा वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप देख पाओगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास या प्रीवियस क्लास का PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा। बस आपको एक छोटी सी काम करनी है। अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना हाई लिखो, और तो और ईमेल ID, फ़ोन नंबर या कुछ भी हो, व्हाट्सअप नंबर कुछ भी हो आप दे दो मुझे, मैं आपको PDF वहाँ पर भेज दूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट के लिए आप मुझे से संपर्क कर सकते हो। इस कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जो भी क्यूरी है मैं उसको जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरी बात कि जो भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनके कोई भी तरह की दिक्कत हो, कुछ भी हो, कोई फॉर्म भरने में हो, कहीं एग्ज़ाम देने जाने में प्रॉब्लम हो रही हो, फाइनेंशियल इशू हो, आप मुझे टैग करो, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालो। मैं उस मैसेज को देखने के बाद मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा और मैं आपको जहाँ तक हो सकता है मैं वहाँ तक हेल्प करूँगा। ओके, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन का मैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS का कुल आउटले कितना है? तो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर कौन सा है, जल्दी फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा C, 62,500 करोड़, 62,500 करोड़, ठीक है। कैबिनेट ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को मंजूरी दी है। कौन सी स्कीम को मंजूरी दी है? मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल आई है, ठीक है, जिसमें 62,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कुल बजट है आउटले 62,500 करोड़। उद्देश्य है इसका क्या है? तो मेनली उद्देश्य है इसका भारत को मोबाइल फ़ोन निर्माण का वैश्विक ग्लोबल हब बनाना, ठीक है। इसका लक्ष्य है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, ठीक है। विदेशी कंपनियों के साथ साथ घरेलू इंडियन कंपनियों को भी उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये जो आया है आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें 62,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये मोबाइल फ़ोन को निर्माण का वैश्विक हब बनाने का ट्राई किया जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट बढ़ाना, भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने पर विशेष ध्यान। यह योजना PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की सफलता को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसका है? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बढ़ाने का, सफलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम, महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स है इसके, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। MPMS स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? MPMS स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इसका नंबर ऑप्शन होगा बी। ओके, बी क्या है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सॉरी। MPMS मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत में मोबाइल फ़ोन का निर्माण, ठीक है। MPMS का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होवे और निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट हम हर एक देशों में करेंगे
जिससे कि इकोनॉमी में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इस योजना के माध्यम से भारत को ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा 62,500 करोड़ के आउटले के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूत करती है। मोबाइल निर्माण के साथ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना से लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत से मोबाइल फोन का निर्यात बढ़ाकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगी। ठीक है, यह योजना PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की सफलता को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ओके, सो अगर ये जैसे कि इंडस्ट्री लग गया 62,500 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट कर रही, तो ये बहुत ही बड़ा हर युवाओं को जॉब मिलने की संभावना है, बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुधार आएगी हमारे देश की। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है इंडियन एंड फॉरेन कंपनी का प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ये सब क्वेश्चन भी है ये भाई, आने वाला है क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार का मंत्रालय है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और डिजिटल तकनीक से जुड़े के कार्यों का संचालन करता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन निर्माण, डिजिटल इंडिया और साइबर सुरक्षा जैसी प्रमुख योजनाएं इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये सारा आप पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन, डिजिटल इंडिया, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उस मंत्रालय के नाम है MEITY। ठीक है, इसका MIT का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 2016 में। ये भी आ सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले यह डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम था DEITY के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्यरत था। ठीक है, सो मोदी जी ने इसका नाम बदल के MEITY कर दिया, जो कि 2016 के पहले ये DEITY था। ठीक है, सो डिजिटल इंडिया मिशन, इंडियन AI मिशन, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा OVLI फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPS जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यह मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक पूरा वर्ल्ड लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यह मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने 4th क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ब्रिक्स दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, इमर्जिंग इकोनॉमी का समूह है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, और व्यापार, ट्रेड, निवेशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट और विकास डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स शब्द का उपयोग, जैसे कि मैंने ब्रिक्स के बारे में कई क्लासों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पे किया हुआ हो, वहाँ पे हर पॉइंट को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड से रहता है, एग्ज़ाम में आने का पूरा संभावना है। सो आप लास्ट क्लास भी देखिए, जाके उसके लास्ट क्लास भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा। सो एक बार मैं फिर से कहता हूँ,
कि आप जो भी भाई बहन मेरे नए अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, सो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अभी हमारे देश में शिक्षा की होड़, शिक्षा में करप्शन, शिक्षा को ख़त्म करने के ट्राई किया जा रहा है, उसके अंतर्गत ही मैं चाहता हूँ कि उस क्वालिटी का शिक्षा अगर सरकार ख़त्म कर रही है कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ खड़ा है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उच्च लेवल का शिक्षा देना चाहता हूँ, उस लेवल का शिक्षा देना चाहता हूँ जो एक अमीर, जो एक घूस पे पैसा, जिनके पास पैसा है घूस देकर जॉब लेना चाहता है, पेपर लीक करा करके, मैं उस लेवल को कंटेंट देना चाहता हूँ, ताकि वो पेपर लीक कराए या पैसा देकर जॉब ले, फिर भी आपका नंबर ज़्यादा आएगा। वो चाहे कुछ भी करे, क्वेश्चन कैसे भी सेट करे, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। बिलीव मी, ट्रस्ट करिए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सरकार कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कितना अमीर क्यों ना हो, कितना पैसा देकर जॉब क्यों ना लो, कितना भी क्वेश्चन क्यों नहीं करो भाई, 2 सीट भी बचेगा ना, फिर भी 1 सीट आपका रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस हाँ, मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, जो बोलता हूँ, आप पढ़िए, करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सो ब्रिक्स शब्द का उपयोग पहली बार 2001 में जिम ओ'नील ने गोल्डमैन सैचेस ने किया था, ठीक है। पहला ब्रिक्स समिट वर्ष 2009 में रूस में आयोजित हुआ। 2011 में साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद उसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स देशों ने 2014 में NWB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA भी ब्रिक्स के एक महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय संकट के समय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। सो ब्रिक्स का उद्देश्य है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, लाइक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देना तथा विकासशील देशों को आवाज मजबूत भी करना भी है। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता चेयरमैनशिप भारत इंडिया का पास है, ठीक है। 2026 की अध्यक्षता भारत करेगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील 2001। फर्स्ट समिट 2009 रूस, साउथ अफ्रीका ज्वाइंड बाय 2011। मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो मैंने वन लाइनर में भी दे दिया आपको, ताकि यहाँ से एक एक चीज आपको समझ में आवे और रिवीजन हो जाए। जो मेरा लास्ट क्लास देखे होंगे तो उनको फिर से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवीजन हो गया है। मैंने वही टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, वही हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। तो स्पेसिफिक टाइम उसमें देने की जरूरत नहीं है रिवीजन के लिए। आपको एक अगर क्लास में स्टार्टिंग से अभी तक बने हो तो आपको ये चीज़ें का अनुभव तो हो गया होगा कि आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो फ्रेश ऐसा ही हो जाएगा, और आगे आने वाले क्लास में भी इसी टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपने रिवीजन करने के लिए कोई टाइम ज़्यादा नहीं देना है, रिवीजन तो क्लास में ही हो जाएगा ना, तो क्लास में करवा रहा हूँ तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 हेडक्वार्टर शंघाई चाइना। करंट चेयरमैनशिप 2026 इंडिया के पास है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। अग्निबाण रॉकेट किस स्टार्टअप ने विकसित किया? अग्निबाण रॉकेट किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अग्निबाण एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, SSLV है, जिसे अग्निकुल कॉस्मोस की ने विकसित किया है। अग्निकुल
अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना 2017 में IIT मद्रास से जुड़े उद्यमियों ने किया था। ठीक है, 2017 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अग्निबाण एक 2 चरणीय 2 स्टेज प्रक्षेपण यान है जिससे छोटे ग्रहों को स्मॉल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके इंजन एजेनरेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है, अग्निबाण SORTED सब्जेक्ट ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान, ये सब क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखिएगा, 30 मई 2024 की हुई थी। ठीक है, यह भारत का पहला निजी प्राइवेट रॉकेट बना जिसने प्राइवेट लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। यह भारत के निक स्पेस और इंडियन स्पेस पॉलिसी के तहत निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, सो वन लाइनर में भी मैंने यहाँ दे दिया आपको कि आपको बस रिवीजन में की भी टाइम ना लगे, ताकि विदिन सेकेंड विदिन मिनट आप एक ही झलक में सबको एक जगह पाओगे और आपका रिवीजन इमीडिएटली हो जाएगी। जैसे कि रॉकेट किसका नाम क्या है? अग्निबाण। डेवलप्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस, फाउंडेड इन 2017, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, incubated at IIT Madras, rocket engine, Agenelate world first single piece 3D printed rocket engine। ठीक है, सो ये सारी बातें याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटने की जरूरत मतलब मिलेगा ही नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगी भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगी यहाँ से। सो फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ये 30 मई 2024 में किया था। मिशन स्मॉल सैटेलाइट ऑफ को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में लॉन्च करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन स्पेस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है स्थित है? तो इसका है ऑप्शन नंबर C, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात कहाँ है? भारत में। ठीक है, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस का नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। भारत सरकार की ये स्वायत्ता संस्था ऑटोनोमस एजेंसी है। ठीक है, भारत सरकार की ये ऑटोनोमस एजेंसी है। इसकी स्थापना जून 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह इसरो और निजी कंपनियों के बीच सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? सिंगल विंडो एजेंसी। ठीक है, सिंगल विंडो एजेंसी। इन स्पेस निजी कंपनियों को सैटेलाइट लॉन्च, रॉकेट डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्राउंड मैन्युफैक्चर और इसरो की सुविधाओं का उपयोग को अनुमति एवं सहयोग देता है। ओके, एंड अग्निकुल कॉस्मोस, स्काईरूट, एरोस्पेस, पिक्सेल जैसे भारतीय स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने में इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अग्रणी बनाना और स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स को लागू करना। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एस्टेब्लिश कब हुआ था? जून 2020 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसका रोल क्या है। प्राइवेट स्पेस कंपनी को अनुमति, प्रोत्साहन एवं नियमन, ऑथराइजेशन एंड प्रमोशन, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसरो है इसका। ओके, सो ठीक है, अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है, नहीं है, कैसे है। तो जो भी नहीं समझ में है आप डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए मैसेज, मैं देख लेता। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। इसरो ने
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितने लॉन्चेस का लक्ष्य टारगेट रखा है? इसका ऑप्शन होगा सी 7। ठीक है, 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर में 7 को लॉन्च करेगा। तो ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7 अंतरिक्ष प्रक्षेपण का लक्ष्य को निर्धारित किया है। ठीक है, इन मिशनों में सैटेलाइट लॉन्च, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तथा अन्य वैज्ञानिक मिशन शामिल है। इस लक्ष्य का उद्देश्य भारत का स्पेस कैपेबिलिटी को और मजबूत करना तथा कॉमर्शियल लॉन्चेस सर्विसेज का विस्तार करना। इसरो इन स्पेस और निजी स्पेस स्टार्टअप के साथ मिलकर भारत का स्पेस इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है। भारत का लक्ष्य है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, इसरो भविष्य के महत्वपूर्ण मिशनों जैसे गगनयान, चंद्रयान, NISAR और अन्य वैज्ञानिक अभियानों की तैयारियां पर भी कार्य कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल 2026-27 में लॉन्चेस टारगेट 7 है इसका। एस्टेब्लिश किया गया है इसरो को 15 अगस्त 1969। फाउंडर है इनका डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, जो अभी लॉन्च पैड है वो इनका पहले नाम था, जो आंध्र प्रदेश में, उनका पहले नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका नाम से हटा करके अभी सतीश धवन नाम रख दिया गया है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS है। ठीक है, सो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मास डिसीज किस अंग ऑर्गन को प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी लीवर। मास डिजीज किस अंग ऑर्गन को प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी लीवर। मास मेटाबॉलिक डिफंक्शनिंग एसोसिएटेड, ठीक है, एक गंभीर लीवर रोग है। पहले इस बीमारी को नाम NAS नॉन अल्कोहलिक सेथोपेटिस के नाम से जाना जाता था। 2023 में चिकित्सक विज्ञान विशेषज्ञों ने इसका नाम बदलकर मास कर दिया। इस रोग में लीवर में बसा फैट जमा हो जाती है जिससे सूजन, ठीक है, और लीवर को कोशिकाओं को नुकसान होता है। यह बीमारी मुख्यतः मोटापा, ऑब्जर्बिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका सिम्टम्स पूछा जा सकता है कि मास का सिम्टम्स क्या क्या है, मास में कौन कौन सी बीमारी होने का है। ठीक है, समय पर इलाज ना होने पर यह लीवर फेब्रोस, लीवर क्लोरस तथा लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रित रखना इसके बचाव का प्रमुख उपाय है। स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उपाय है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेटाबॉलिक डिफंक्शन एसोसिएटेड सेथोपेटिक मास, इसका नाम है मास। ओल्ड नाम NAS था। अफेक्टिव ऑर्गन लीवर एकीकृत है। नेम चेंज इन 2023। मेजर रिस्क फैक्टर है ऑब्सेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन क्या है? फेब्रियस एंड लीवर कैंसर। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9, मास का फुल फॉर्म क्या है? तो मास का फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास मतलब क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं हम डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, ओके। सो यह बीमारी MLSD मेटाबॉलिक डिफंक्शन एसोसिएटेड सिस्टेमेटिक लीवर डिसीज का गंभीर रूप है। ठीक है,
तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज लंबा सेशन नहीं चलेगा क्योंकि आज थोड़ा मैं अपसेट हूँ। जो देश में चल रही है वो मुझे बहुत ही इम्पैक्ट किया है। मैं उसके बारे में सोच सोच के ज़्यादा मैं क्लास में आज लेने का भी मूड नहीं था क्लास, बट मैंने देखा कि बच्चे लोग टूट जाएंगे अगर जैसे सोनम वांगचुक सर को उठा दिया गया है। मैं उससे ऐसे ही बच्चे हताश हैं, लोग उनको डिमोटिवेट कर रहा है। अगर मैं भी क्लास नहीं लिया तो बच्चे को भी लगेगा कि सर भी अपना टूट चुके हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं थोड़ा उदास हूँ इस सिस्टम से, ये एजुकेशन सिस्टम से, लोगों से, इस सरकार, इस गवर्नमेंट से थोड़ी सी उदासी है। बट ठीक है, आज न कल सुधार आ जाएगी। बट हमें नहीं हारना है, किसी भी हालत में हमें फाइट करनी है और जीतना है इन लोगों से। पता है हम गलत लोगों को सिलेक्ट किए हैं, कुछ गलत लोगों हैं, पर ठीक है, आने वाले दिन में सब सही हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मन से पढ़ते रहना है, ठीक है। सो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन पोलो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंडियन पोलो डे प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में पोलो खेल की ऐतिहासिक विरासत, हेरिटेज को सम्मान देना और इस खेल को बढ़ावा देना। आधुनिक पोलो में विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ, पोलो की उत्पत्ति प्राचीन, लाइक मणिपुर में सागोल, मणिपुर भी बेचारा जल रहा भाई। मणिपुर आज नहीं 1 साल से जल रही है, लेकिन सरकार, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी की आंख नहीं खोल रही है, वहाँ चले गया है। क्या करेगा बेचारा, देश पूरा तबाह हो चुका है ऐसे लोगों को सत्ते में बैठा करके, ठीक है। तो पोलो की उत्पत्ति प्राचीन मणिपुर में सागोल कंगझाई नामक खेल से मानी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व का सबसे पुराना सक्रिय पोलो मैदान, ओल्डेस्ट एक्टिव पोलो ग्राउंड का घर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल स्थित कोलकाता मेडन पोलो क्लब विश्व का सबसे पुराना सक्रिय पोलो क्लब माना जाता है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने भी भारत में पोलो खेल के विकास और संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। इंडियन पोलो डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। ओरिजिन ऑफ पोलो इंडिया मणिपुर सागौल से है। ओल्डेस्ट एक्टिव पोलो क्लब कहाँ है? तो कोलकाता पोलो क्लब। ओल्डेस्ट एक्टिव पोलो ग्राउंड कोलकाता मेडन, ठीक है। स्टेट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन मणिपुर। पोलो खेलों का भारतीय पारंपरिक नाम क्या है? सागौल कंगझाई। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय पोलो क्लब कहाँ स्थित है? कोलकाता। मैंने वन लाइनर यहाँ पे दे दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पोलो को गेम ऑफ किंग, राजाओं का खेल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन लिया आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कि किंग ऑफ, राजाओं का खेल क्या है? गोल ऑफ किंग ऑफ, गेम ऑफ किंग्स क्या है? पोलो, ठीक है। सो मणिपुर को भारत में पोलो का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ पोलो इन इंडिया माना जाता है। कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 में हुई थी और इससे विश्व का सबसे पुराना सक्रिय पोलो क्लब माना जाता है, ठीक है। कोलकाता पोलो क्लब को 1862 में स्थापना हुई थी। तो ये सारी पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। यही सारे पॉइंट क्वेश्चन आएंगे आपको आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। सो PDF का लिंक पाने के लिए सबसे पहले आप नोट्स पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े @solasper_ इंजीनियर सूरज कुमार। इंस्टाग्राम पर हमारा ID है सूरज टीम 01, फेसबुक पेज है सोलस्पर एंड व्हाट्सएप नंबर ये है। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई तरह की सहायता हो, कुछ भी क्वेश्चन, प्लीज़ मुझे टैग करिए, DM करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे। तो ज़्यादा हम आपको रिएक्शन देंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देंगे
आप यूट्यूब पे मुझे टैग करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब को बहुत ट्रैक करता हूँ, तो वहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे। तो आपको डरने की बात नहीं है, ना कोई टेंशन की बात है। जो भी है, जैसा भी है, कुछ भी है, आप बस कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास जो कल का होगा। कल पूरा एनर्जी के साथ आएंगे, अच्छे से टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, बाय।